बिहार चुनाव के क्या मुद्दे हैं, बिहार में कौन सा गठबंधन किस मुद्दों के साथ जा रहा है। देखिए, आज की तारीख में जो चुनाव दिखाई दे रहा है, अगर दिल्ली में बैठ करके, पहले तो लगता है कि एनडीए का पलड़ा भारी होगा। उसका कारण ये है कि अब एनडीए बिना लोक लाज के भी वो सारे काम कर रही है जो एक तानाशाह पार्टी करती है। तेजस्वी ने जो अपनी इमेज बनाई है रोजगार की, एक तो जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने लोगों को रोजगार दिया, ये पता लग गया लोगों को कि ये तेजस्वी के जिद की वजह से इतने लोगों को रोजगार मिला। एक हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी कैसे दी जाएगी, संभव तो है नहीं ये। अगर तेजस्वी वास्तव में इस बात पर दृढ़ रहे तो हमारे देश के ऐसे बुद्धिजीवी हैं, ऐसे समाजवादी और अर्थशास्त्री हैं जो उनको रास्ता बता देंगे कि कैसे नौकरी दें। उस चुनाव में चिराग पासवान ने बहुत नुकसान किया था एनडीए का। इस बार चिराग पासवान साथ में हैं, लेकिन कितना साथ में है अभी भी आप इसको पक्का नहीं कह सकते हैं। यानी 2000 से लेकर के 2025 तक पूरे 25 साल हो गए, बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने कंधों पर बिठा करके बिहार की गद्दी सौंपी। अब क्या बीजेपी 2025 में भी अगर एनडीए की सरकार बनने की स्थिति आती है, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगी? कि भारतीय जनता पार्टी इस मौके को नहीं छोड़ेगी। पिछली बार चिराग पासवान की यह स्थिति नीतीश कुमार की वजह से हुई है। अगर भाजपा चाहती तो चिराग पासवान को तो एडजस्ट कर ही रही थी, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं हो पाया। वाकई अस्वस्थ हैं या प्रचार ज्यादा है उनको कमजोर करने का? अभी भी मैं आप नीतीश कुमार जी का हर्ष नवीन पटनायक जैसा देख रहे हैं? मुझे आश्चर्य नहीं होगा। प्रशांत किशोर जरूर 3 साल बड़ा मेहनत किया है उन्होंने, लेकिन प्रशांत किशोर नेता और जन नेता नहीं है। आप भाषण देने से, बड़ा बढ़िया बात करने से जनता आपकी बात नहीं मानेगी। तेजस्वी अकेले बिहार को नेतृत्व देने में सक्षम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्मा है कि साहब सब कुछ एक तरफ, और प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो उसके बाद एकदम हवा बदल जाती है बिहार में या कहीं भी। तो ऐसा क्या? देखिए, ये अभी तक तो करिश्मा यही दिखाई दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो करिश्मा उनका भी लगभग खत्म हो रहा है। उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, बिहार में अगर भाजपा जीतती है या नीतीश कुमार जीतते हैं, एनडीए बनता, एनडीए, तो जरूर इंडिया गठबंधन जो बड़ी तेजी के साथ उभर रहा है, आशावान दिख रहा है बिहार में, तो उनको एक झटका तो लगेगा ही। इसका राजनीति पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। नमस्कार, अमरउजाला.com पर मेरे कार्यक्रम खरी बात में मैं विनोद अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। हर बार की तरह इस बार भी हम मुखातिब हैं एक नए मेहमान से, और आज का मुद्दा है जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय है, वो है बिहार चुनाव। बिहार इस वक्त विधानसभा चुनाव के दौर में जा चुका है, प्रवेश कर चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और कुल मिलाकर के अब जिसको कहते हैं कि चुनावी सरगर्मी बिल्कुल अपनी उफान पर है। क्योंकि दिवाली की छुट्टियां हैं, उसके बाद छठ है, और छठ के बाद 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग है। तो मुझे लगता है छठ के बाद बिहार का चुनाव पूरी तरह से जो है अपने उफान पर होगा, और तब तक दोनों खेमों की, एनडीए और इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन, दोनों की तस्वीर साफ हो जाएगी। कौन सा दल कितनी सीटें लड़ेगा, कहाँ से कौन लड़ रहा है, उम्मीदवारों की भी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उसके पहले बिहार चुनाव के क्या मुद्दे हैं, बिहार में कौन सा गठबंधन किस मुद्दों के साथ जा रहा है, किस गठबंधन के पक्ष में कौन से फैक्टर्स हैं, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमने आज बुलाया है बहुत ख़ास मेहमान को, जो लंबे समय से समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव के अनुयायी तो हैं ही, मधुलिमय जी, जॉर्ज फर्नांडीज, तमाम सारे समाजवादी नेताओं के साथ उन्होंने काम किया, और लंबे समय तक वो शरद यादव जी के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ, सबके साथ उन्होंने काम किया है। हालांकि अब वो उन पार्टियों से दूर हैं, लेकिन समाजवादी विचारधारा और समाजवादी धारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
वो हैं हमारे साथ आज बातचीत में जनता दल यूनाइटेड के पूर्व महासचिव समाजवादी नेता अरुण कुमार जी। ऐसे में बिहार के चुनाव को का जो पलड़ा है वो किस तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और क्या आप एक विश्लेषक के तौर पर, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एक ऐसे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जिसका चुनावी राजनीति से बड़ा साबका रहा है? देखिए, आज की तारीख में जो चुनाव दिखाई दे रहा है, अगर दिल्ली में बैठ करके, पहले तो लगता है कि एनडीए का पलड़ा भारी होगा। उसका कारण ये है कि अब एनडीए बिना लोक लाज के भी वो सारे काम कर रही है जो एक तानाशाह पार्टी करती है। जैसे महाराष्ट्र में वोटों का बड़ी घपला हुआ, बिहार में भी बड़ा घपला हुआ है, और अभी भी लग रहा है कि बिहार में जो वोटों का सबसे बड़ा घपला हुआ है उसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। एक घपला, ये नए तरह का घपला शुरू हुआ है। पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब बूथ कैप्चरिंग संभव नहीं है, लेकिन वोट निकाल देना और वोट जोड़ देना, यह पहली बार, या आप कह सकते हैं महाराष्ट्र के बाद से यह नया प्रक्रिया शुरू हुई है। दूसरा, नीतीश कुमार का जो चेहरा था और जो उनका काम है, अभी लोग भूले नहीं हैं। नीतीश कुमार के पहले 5 साल में जो बढ़िया काम हुए, फिर महिलाओं के साथ जो उनका लगाव रहा, शराबबंदी को लेकर के कहिए, या साइकिल बांटा, जो सबसे बड़ा काम हुआ वो चुनाव में आरक्षण दिया महिलाओं को, पहली बार 40% महिलाओं को आरक्षण मिला। इन सभी वजहों से महिलाओं के लिए काफी योजनाएं उन्होंने घोषित की। और साइकिल तो सड़क पर दिखाई देने लगा। साइकिल जो बांटा वो एक बहुत छोटी चीज थी, लेकिन वो प्रतीकात्मक हो गया और लोगों को लगा कि लड़कियां अब हमारी पढ़ने जा रही हैं। इन सब कामों की वजह से नीतीश कुमार का चेहरा देश में, मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के तौर पे आने लगा था इन कामों की वजह से। तो उसको भी लोग आज अभी भूले नहीं हैं। दूसरा, कानून व्यवस्था बड़ी सुधारी थी, और लालू यादव के टाइम से लेके क्या अपेक्षाकृत बहुत काम हुए। चुनाव कानून सुधार में भी बहुत हुआ, मतलब एक सुशासन बाबू के तौर पे उभरे हो। सड़कों का निर्माण अच्छा हुआ, बिजली की व्यवस्था बनी, ठीक हुई, बिजली बनी, सब काम हुए। मतलब मैं कह रहा हूँ, इस वजह से अभी भी नीतीश कुमार का चेहरा बहुत आगे है। फिर जो भाजपा के साथ जो गठबंधन बना है, इसमें जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, हालांकि ये तीनों लोग जनता परिवार के लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। मांझी जी तो जेडीयू में ही थे, वो तो फिर भी अच्छा, नीतीश कुमार खुद ही, मैं मानता हूं कि समाजवादी अपने को मानते हैं, और इसके बावजूद वो बीजेपी के साथ हैं। तो इस तरह से दूर से दिखाई देता है कि भाजपा का पलड़ा भारी है। अपरेंटली दिखता है दिल्ली से। दिल्ली से दिखता है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी, और जो मैंने 3-4 चीज़, एनडीए, मतलब एनडीए का कि लगता है कि फिर से, और एक माना जा रहा है या माना जाता है बिहार को लेकर के कि नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे उसी की सरकार। वो तो मैं हमेशा कहता हूं कि नीतीश जी तराजू का ऐसा बांट है कि जिस पलड़े में नीतीश कुमार अब लग रहा है, अभी तक तो लग रहा है कब वो छोड़ देंगे नहीं छोड़ेंगे उसके बारे में कोई पता नहीं चल रहा था। कहते जो है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, वो उनके उस कहने का कोई असर नहीं है। वो तो हमेशा कहते हैं कि कभी मैं उनके साथ नहीं जाऊँ तो चले जाते हैं, और जब वो बार बार कहें दोहराएंगे कि हम उनके साथ नहीं जाएं तो उन्हीं के साथ चले जाएंगे। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन फिलहाल एक चीज़ तय है कि पिछले कई वर्षों में दिखाई दिया कि नीतीश कुमार जिसके साथ भी जाएंगे उसी की सरकार बनेगी। लेकिन अगर आप देखें उसको, हम लोग ठीक से टटोलें, डिकोड करें, हमारी पत्रकारिता की भाषा में कहते हैं डिकोड करें। हाँ, तो अगर मैं सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा मान लूं महिलाओं का, ये सच है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया नीतीश कुमार ने, और महिलाओं का एक सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार के प्रति है। जो भी 10,000 रुपए, और अभी जो 10,000 रुपया दिया है, यह 10,000 पाने के बाद 70% महिलाएं कम से कम बिल्कुल नीतीश कुमार को वोट देंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है।
1,20,00,000 परिवारों को महिलाओं हाँ। को गया। लेकिन जो पत्रकारिता की भाषा में अगर आप बात करें तो इसका एक काट ये है कि शराबबंदी की वजह से वो जो महिलाएं नीतीश कुमार के जयकार बोल रही थी, जब उनके पति और उनके बच्चे जेल चले गए और जेल में सड़ रहे हैं, हजारों लोग आज भी जेल में हैं, तो आखिर ऐसी कोई पत्नी नहीं है इस देश में कम से कम, या और कोई माँ। वो भी बिहार में और माँ, कि उसका बेटा जेल में रहे और फिर भी वो नीतीश कुमार की जयकार लगाती रहे। और जो 10,000 रुपए का मामला है, मैं मानता हूं कि उसका बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन तेजस्वी ने जो अपनी इमेज बनाई है रोजगार की, एक तो जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने लोगों को रोजगार दिया, ये पता लग गया लोगों को कि ये तेजस्वी के जिद की वजह से इतने लोगों को रोजगार मिला है। जरूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन ये तेजस्वी का ही जज्बा था कि वो रोजगार मिला। और आज पिछले 2-3-4 साल से तेजस्वी अपने हर भाषण में बेरोजगारी का सवाल उठाते हैं, और अभी भी उन्होंने वादा किया है कि हम हर परिवार के एक आदमी को वोट देंगे, नौकरी देंगे। यह जो उनका बात है, यह भी बिहार के लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, और नौकरी बहुत ज़रूरी है, रोजगार बहुत ज़रूरी है। लेकिन अरुण जी, ये नहीं समझ में आता है कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी कैसे दी जाएगी? संभव तो है नहीं ये। अब ये तो तेजस्वी ने अपने भाषणों में कहा है, और मैं मानता हूं कि अगर तेजस्वी वास्तव में इस बात पर दृढ़ रहे तो हमारे देश के ऐसे बुद्धिजीवी हैं, ऐसे समाजवादी और अर्थशास्त्री हैं जो उनको रास्ता बता देंगे कि कैसे नौकरी देंगे। प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, ऐसे लोगों के साथ अगर तेजस्वी बैठें बात करें, संतोष मेहरोत्रा जी हैं, बहुत लोग हैं मतलब, जिनके साथ अगर वो बैठ के बात करें तो जरूर रास्ता बता देंगे लोग कैसे मिलेगा। और मैं मानता हूं कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर जो चीज चाहे वो पैसे की वजह से नहीं कर पाएगा, ये असंभव है। किसी भी मुख्यमंत्री में ये साहस है और दृढ़ प्रतिज्ञा अगर हो तो वो जो चाहे वो कर सकता है। जैसे नीतीश कुमार जब शराबबंदी कर रहे थे तो पूरे देश में इस बात का कि रेवेन्यू लॉस होगा, फिर करेंगे क्या, ये टूरिज्म बैठ जाएगा, ये बैठ जाएगा। हाँ। करेंगे क्या ये जब सब पैसा ही नहीं आएगा तो। लेकिन आखिर नीतीश कुमार ने करके दिखाया ना। कम सरकार चल गई 5 साल पूरी, 2020 में किया था, वही 10 साल चली गई। 220 उसके पहले किया था। हाँ। पिछले चुनाव में उसका रिजल्ट आ गया। हाँ। तो यह एक बहुत बड़ा इस महिलाओं की जो भूमिका है उसका एक काट है तेजस्वी के पास। दूसरा, हर समय की तरह से अब की बार विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा है। अच्छा। पिछले 5 साल में तेजस्वी, राहुल गांधी, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, इन सब लोगों ने मिलके ऐसा दिखाया है कि ये केवल चुनाव लड़ने के लिए साथ नहीं है, वैचारिक रूप से ये सब साथ हैं और लंबी लड़ाई के लिए ये सब साथ हैं। ऐसा पहली बार बहुत सालों बाद ऐसा दिखाई दे रहा है बिहार में कि लॉन्ग टर्म यूनिटी है। और पिछले 1-1.5 साल में जितने भी आंदोलन हुए उनमें सब एक दूसरे से कंधा मिला करके चल रहे थे। और ये समाजवादी आंदोलन का ये बहुत बड़ा ये प्रतीक है कि जब आप विचार के लिए लड़ेंगे, केवल आप चुनाव के लिए जब गठबंधन करेंगे तो लोग वोट नहीं देते हैं। हाँ, वो चुनावी रहेगा, बस वो चुनावी रह जाता है। लेकिन अभी ये लग रहा है कि केवल चुनाव के लिए नहीं है, ये लंबी लड़ाई के लिए है और विचार के लिए है। इसलिए ये सब लोग एक साथ जुटे हैं। और पिछले चुनाव और इस चुनाव में फर्क क्या है? 12,000 वोट का फर्क है। पिछले चुनाव में जी राष्ट्रीय जनता दल को केवल 12,000 कम वोट मिले थे। हाँ, गठबंधन को। और अगर आप ठीक से देखें तो 10 से 12 एमएलए को तो की घोषणा हो गई थी जिसको डीएम ने सर्टिफिकेट नहीं दिया।
तो बाद में वो बदल गया नतीजा। 12 लोगों की घोषणा हो गई थी। लेकिन अरुण जी, उस चुनाव में चिराग पासवान ने बहुत नुकसान किया था एनडीए का। एनडीए का ठीक है, इस बार चिराग पासवान साथ में है, लेकिन कितना साथ में है अभी भी आप इसको पक्का नहीं कह सकते हैं। लेकिन नुकसान किया, ये भी सच है। खासकर कि जेडीयू नीतीश का। कुमार का नुकसान किया, जेडीयू का बहुत नुकसान किया था उन्होंने। लेकिन चलिए, जितना नुकसान उन्होंने किया था और जितना भरपाई वो कर पाएंगे, लेकिन पिछले नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में भी फर्क है। अब नीतीश कुमार एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं रह गए हैं। रोज उनके जो वीडियो आते हैं, लोग आम जनता, मैं मानता हूं कि चुनाव में इन जाति पात से अलग हट करके 10% लोग बिहार के ऐसे थे जो किसी जात पात में या उसमें न रहें, तो केवल नीतीश कुमार के चेहरे पे, उनके सुशासन पे उनको वोट देते थे। लेकिन अब पहली चीज तो ये कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? जिस तरह चुनाव लड़ा जा रहा है, तो और 2005 से, बल्कि 2000, आप याद कीजिए कि 2000 में ही नीतीश कुमार एक हफ्ते के लिए मुख्यमंत्री बने थे, जो बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। दो का भी इंतजाम नहीं कर पाए। हाँ, नहीं कर पाए थे, और वो इस्तीफा देके फिर केंद्र में वापस आ गए थे। तो यानी 2000 से लेकर के 2025 तक पूरे 25 साल हो गए, बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने कंधों पर बिठा करके बिहार की गद्दी सौंपी। अब क्या बीजेपी 2025 में भी, अगर एनडीए की सरकार बनने की स्थिति आती है, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगी? बीजेपी के अंदर अपना मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा है कि नहीं है? अब ये तो बीजेपी जानेगी, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मौके को नहीं छोड़ेगी, और नीतीश कुमार की जो हालात हैं और नीतीश कुमार की पार्टी में जो बचे हुए लोग हैं, उनकी जो मंशा दिखाई दे रही है कि कब वो किसके साथ खड़े हो जाएंगे। अब वो जमाना खत्म हो गया नीतीश कुमार के साथ कि नीतीश कुमार अगर कल कहेंगे कि नहीं हमको अलग रहना है, तो सारे लोग एक साथ खड़े हो जाएं। अब वो नहीं है। अब उनके जो नंबर 2, नंबर 3 लोग हैं, वही बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। ऐसी हालत देखिए, है। कुछ तो बन ही गए। वो आरसीपी सिंह तो चले ही गए थे बीजेपी के साथ, मांझी जी भी लगभग बीजेपी के साथ हैं। अगर और आप पिछले चुनाव में, आपकी चुनाव में देख लीजिए कि पहले सारी चीजें नीतीश कुमार खुद तय करते थे। जी, इस बार संजय झा को लगा किसको नहीं, एनडीए में भी किसको कितना टिकट मिलेगा नीतीश जी तय करते थे। नीतीश कुमार तय करते थे। अब की बार वो सब मामला खत्म कर दिया। उन्होंने खाली कहा कि हमको हमारी इतनी दे दीजिए, बाकी आप संभालिए। तो पहले ही नेतृत्व की क्षमता वो उन्हीं दे रहे हैं। मान लीजिए एक सीट ज़्यादा ही लड़े और वो 143-45 वो लड़ेंगे, तो नीतीश कुमार तो पहले ही अपने को विड्रॉ कर लिए एक तरह से। नहीं, बीजेपी 145 कहाँ लड़ेगी? अरे भाई 43 जो बच रहा है। हाँ, बीजेपी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा और ये मांझी, ये लोग क्या मतलब नीतीश कुमार साथ खड़े हो जाएंगे? आप बताइए, जब टिकट बीजेपी बांट रही है। हाँ, ये तो प्रश्न आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, समझे आप? क्योंकि एक तरह से बीजेपी भले खुद 100 सीट लड़े, लेकिन पिछली बार चिराग पासवान की यह स्थिति नीतीश कुमार की वजह से हुई है। अगर भाजपा चाहती तो चिराग पासवान को तो एडजस्ट कर ही रही थी, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं हो पाया। पिछले चुनाव में मैं आपसे कह रहा हूं कि नीतीश कुमार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को भाषण देने के लिए आने नहीं देते थे। नरेंद्र मोदी कभी चुनाव प्रचार में नहीं आए बिहार में। अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी को छोड़ करके किसी नेता की एंट्री नहीं थी बिहार में। वो तो जब कार्य समिति की बैठक हुई थी बीजेपी की, तो वही मैं कह रहा हूं, तो भोज कैंसिल कर दिया। पूरा नीतीश कुमार का शो हुआ करता था। नीतीश मैं था बिहार, एनडीए जो था। और अब एक तो उनकी अस्वस्थता, उनकी जो वीडियो फिल्में आ रही हैं उसकी वजह से। अरे वो वाकई अस्वस्थ है या प्रचार ज़्यादा है उनको कमज़ोर करने का? मैं ये नहीं मानता कि उनको क्या प्रचार होगा। आप बताइए, अगर वीडियो दिखाया जा रहा है। नहीं, जैसे नवीन पटनायक को अस्वस्थ करके पूरा उड़ीसा जीत लिया बीजेपी ने, लेकिन ऐसा कोई वीडियो नहीं आ रहा था उनका। और ये तो सच था कि नवीन पटनायक अस्वस्थ थे, बहुत अस्वस्थ थे। कुल उनकी 8-10 सभाएं हुई हैं केवल। अभी भी मैं तो आप नीतीश कुमार जी का हर्ष नवीन पटनायक जैसा देख रहे हैं? मुझे आश्चर्य नहीं होगा।
मतलब जैसे नवीन पटनायक जिस राजनीतिक गति को प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल। नीतीश कुमार भी उस गति को आप प्राप्त बताइए, हुए। मैं उड़ीसा के चुनाव में था, ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा था कि नवीन पटनायक इस तरह से हार जाएंगे, इस बुरी तरह हारेंगे, वो भी बीजेपी से, जिस बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था वहां पे। लेकिन केवल अगर जनता के अंदर मन में बात ये आ जाए कि हमारा नेता अस्वस्थ है, अब वो सरकार चलाने लायक नहीं है, तो वो अपना विकल्प देख लेता है। तो वो विकल्प कौन होगा? तो तेजस्वी होंगे तो इसके अलावा तो कोई है नहीं या है। प्रशांत अब किशोर होंगे? प्रशांत किशोर, अभी मैं, माफ कीजिएगा, मैं उनको कहीं नहीं कुछ समझ रहा हूँ। स्पॉइलर तो मान सकते हैं आप। मैं यह कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जरूर 3 साल बड़ा मेहनत किया है उन्होंने, लेकिन प्रशांत किशोर नेता और जन नेता नहीं है। आप भाषण देने से, बड़ा बढ़िया बढ़िया बात करने से जनता आपकी बात नहीं मानेगी। नीतीश कुमार ऐसे नेता नहीं बन गए हैं, लालू यादव ऐसे नहीं नेता बन गए हैं। लंबे समय तक समाजवादी आंदोलन में जुड़े रहे लोग जेल गए हैं, लाठी खाए हैं, तकलीफें सहा इन लोगों ने। अब प्रशांत किशोर अपना करोड़ों रुपया लेकर के आकर के बिहार में राजनीति को बदल देना चाहते हैं, तो हम क्या दिखाना चाहेंगे कि जिसके पास 500 करोड़ रुपया होगा वो देश की, बिहार की राजनीति को बदल देगा? नहीं, जैसे 2000, आप तो पुराने समय से जुड़े रहे, 1995 के चुनाव में समता पार्टी चुनाव लड़ी, जौहर साहब और नीतीश कुमार एक साथ थे, शायद 6 या 7 सीटें आई थी। बिल्कुल ठीक बात है, कोई पूरी तरह से हार हो गई थी। हाँ, हार हो और गई। पूरे बिहार में चुनाव लड़ी थी, हाँ, बीजेपी ठीक। से अलग लड़ी थी। हाँ ठीक है। उसके बाद 2000 में बीजेपी से मिलकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, हाँ एक हफ्ते के लिए। हाँ। और 2005 में नीतीश कुमार उम्मीद बन के उभरे। ऐसा है, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने बिना जनता दल से बातचीत किए खुद ही घोषणा कर दिया था। हाँ गांधी मैदान में। जी। हाँ, हम लोग जनता दल यू में थे जी। और हम लोग को नहीं पता था, ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब कि ऐसा हो। हम लोग जानते थे कि नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन मुख्य अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं घोषणा कर देंगे, इसका कोई हम लोग को नहीं। प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री थे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि 2005 में नीतीश कुमार एक उम्मीद परस्त नेता के रूप में सामने आए। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि लालू यादव जी का जो शासन था, आरजेडी का, हाँ। उससे लोग त्रस्त आ चुके थे, और नीतीश कुमार में उन्होंने उम्मीद दिखी। हाँ। तो जो एस्पिरेशन होता है, हाँ। एस्पिरेशनल वोट जो होता है, वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ा। हाँ, बिल्कुल। और बीजेपी की ताकत जुड़ी, और नीतीश कुमार 2005 में भारी बहुमत से बिहार के मुख्यमंत्री बने। आज वही एस्पिरेशनल वोट क्या प्रशांत किशोर के साथ नहीं जा सकता? नहीं, या तेजस्वी के साथ? कुछ नहीं, तेजस्वी के साथ तो हो सकता है। अच्छा। इसलिए कि तेजस्वी पिछले 10 साल से राजनीति में हैं, सक्रिय हैं। उनके पिताजी का बहुत बड़ा एक लेगेसी है पूरे बिहार में। उन्हीं की वजह से बहुत वोट नहीं मिलता है, लेकिन उन्हीं के से बहुत बड़ा वोट मिलता है। ऐसा प्रशांत किशोर के साथ कुछ नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिए, जो प्रशांत किशोर जिसकी कोई वैचारिक पृष्ठभूमि नहीं है, कल वो कांग्रेस को कहीं जिता रहे हैं, तो कहीं वो ममता बनर्जी को जिता रहे हैं, तो कहीं वो भाजपा को जिता रहे हैं, किसी को भी जिता रहे हैं, इसका मतलब उनका वैचारिक, ये तो उनका कमर्शियल मामला था। वो तो उनका पेशेगत मामला। ठीक है, मान ली हम कह रहे हैं पेशेगत मामला है ना, तो एक पेशेवर आदमी एकाएक आके बताए देश की जनता को कि साहब बिहार में गरीबी है और इतना उसका मैं हल निकाल दूंगा, ये कौन मानेगा भाई? अरविंद केजरीवाल तो बन गए थे। देखिए साहब, अरविंद केजरीवाल जो बने हैं, उसमें अन्ना हजारे के आंदोलन का बहुत बड़ी भूमिका थी, बहुत बड़ी भूमिका थी। मैं मान रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर में थोड़ा फर्क है, दोनों का मामला एक ही है। तो आज अरविंद केजरीवाल का क्या हश्र हुआ देख लिया ना। आज तो हुआ, लेकिन उस समय तो बन गए। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, उस समय भी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से भी ज्यादा पैसा चुनाव में खर्च कर रहे थे। उनका संगठन बन गया था, आंदोलन की वजह से नई टीम आ गई थी, और था उनका मामला बन गया, और मीडिया पूरा सपोर्ट कर रही थी। यहां भी मीडिया, अब मीडिया तो पैसे पे सपोर्ट कर रही है। तो आपको जितना तेजस्वी यादव को नहीं दिखाया जा रहा है, उससे ज्यादा मीडिया प्रशांत किशोर को दिखा रहा है। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है इस चुनाव में? मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, वो अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी बात करने से वोट नहीं मिलता। और ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई सीधा एनडीए और महागठबंधन में होगा, और तेजस्वी यादव कह लीजिए और नीतीश कुमार कह लीजिए, आप मोदी कह लीजिए और राहुल गांधी कह लीजिए, इन्हीं के बीच में लड़ाई, इनके बीच में लड़ाई। ओवैसी फैक्टर कितना असर डालेगा? मैं समझता हूं कि ओवैसी फैक्टर, अगर वो अलग लड़ेंगे भी, तो वही होगा कि 2-3 जिले में
जहाँ मुस्लिम वोट ज़्यादा है। नहीं, पिछली बार तो वैसी फैक्ट्री वजह से महागठबंधन चुनाव हार गया था। नहीं, वहाँ उस इलाके में हार गया था। हाँ। लेकिन अब की बार लोगों को मालूम है, मैं कह नहीं सकता हूँ इस बारे में। ओवैसी ने तो बहुत सहृदयता दिखाई है और कहा है कि हमारे साथ समझौता करिए। तेजस्वी को करना भी चाहिए, इसमें मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर नहीं भी होगा तो लोग जान गए कि मतलब अच्छा, उनके जो लोग जीत गए अल्टीमेटली तो तेजस्वी के पास ही आए ना। हाँ। तो अगर उनका वोट देने का फायदा क्या हुआ ओवैसी साहब को, जब उनका कैंडिडेट चला ही जाएगा तेजस्वी के साथ या बीजेपी के खिलाफ जाएगा। अरुण जी, पिछले चुनाव में एनडीए जो था वो इस तरह एकजुट नहीं था, इससे इस बार एकजुट है। पिछली बार चिराग पासवान अलग हो केवल रहे थे। एनडीए पूरा एकजुट था, नहीं, केवल एक चिराग पासवान। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं थे एनडीए के साथ, उन्होंने अलग बना रखा था गठबंधन ओवैसी के साथ। और आप हाँ, याद करिए। हाँ, ठीक है। तो इस बार उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, और चिराग पासवान भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं और बीजेपी भी है। ये तमाम सारे लोग गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ थे उस समय। हाँ। जो बीच में छोड़ दिए लोग। तो वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। तो इसका मतलब एनडीए का सोशल अलायंस जो है, क्योंकि बिहार की राजनीति सामाजिक ध्रुवीकरण भी चलती है, जिसको हम जाति ध्रुवीकरण कहते हैं। बिल्कुल मैं वो एनडीए महागठबंधन की तुलना में एनडीए का ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहा है। देखिए विनोद जी, एक बात बता दें आपसे, ये साफ दिखता है कि पूरा अपर क्लास पूरे देश में कहीं एक साथ वोट नहीं करता और कभी इतिहास नहीं रहा है। लेकिन बिहार में पूरा अपर क्लास भाजपा गठबंधन को वोट दे रहा है पिछले 10 सालों से। इसका भी एक रिएक्शन होता है पिछड़ी जातियों में। अच्छा, रिवर्स पोलराइजेशन। बिल्कुल। जब दिखाई दे रहा है कि पूरा अपर क्लास अगर बीजेपी को दे रहा है, तो पिछड़ों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो नीतीश कुमार के साथ हुआ करता था, वो भी इंडिया गठबंधन को वोट देने लगा। पिछली बार भी दिया था साइलेंटली, और अब की बार और मुखर होकर देगा। और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, देखिए, कभी हिंदुओं का ध्रुवीकरण होता नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो हो जाता है। उत्तर प्रदेश में हो जाता है, इसलिए कि हाँ, राम मंदिर का मामला और योगी जैसा आदमी है, अब वो कब तक चलाएगा। आप ही जिले के हैं। हमारे जिले के हैं। ये उत्तर प्रदेश का मामला अलग है, बिहार में कभी नहीं होता है। और उत्तर प्रदेश में, अच्छा मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अगर हो जाता तो 80% हिंदू हैं, तो बीजेपी को 60-70% मिलना चाहिए। नहीं होता है। अल्पसंख्यक जरूर इकट्ठा होता है, और अभी अल्पसंख्यक इतना कमजोर है, 20% है, 18% है, उससे हिंदू घबराता नहीं है। ये तो हिंदूवादी पार्टियां घबराती हैं, हिंदू नहीं घबराता है। ये जो तेजस्वी के साथ जो है, जो आरजेडी का जो वोट है, जिसको एमवाई समीकरण कहा जाता है, मुस्लिम यादव, तो जब ये एकजुट हो जाता है तो बाकी जो जातियां हैं अति पिछड़ों की, सवर्णों को आप छोड़ दीजिए, सवर्ण तो बीजेपी के साथ एकजुट हैं, अति पिछड़ी जातियां जो है वो छिटक जाती हैं। और एक ज़माने में 1995 में लालू यादव पिछड़ों के नेता थे, लेकिन 2000 तक आते आते वो यादवों और मुसलमानों के नेता रह गए। तो ये थ्रेशोल्ड जो है, ये जो मामला फंसा हुआ है, इसको महागठबंधन क्या ब्रेक कर पाएगा इस बार कि उसके साथ ईबीसी जुड़े, उसके साथ और जातियां जुड़े? क्यों जीतने के लिए जरूरी है, अगर वो जातियां नहीं जुड़ती हैं तो जीत संभव नहीं होती। फिर देखिए, मैंने पहला कारण बताया कि जब सब अपर क्लास एक साथ सवर्ण वोट दे रहा है बीजेपी को, तो पिछड़ी जातियों का बहुत बड़ा वर्ग जो है वो उनसे घबराता है और वो उनको वोट देगा। लालू यादव के टाइम में क्या हुआ कि जब लालू यादव की सरकार रही, तो यादवों ने इन पिछड़ी जातियों से अपने को दूर किया, सामंत हो गए थे वो। इस वजह से वो पिछड़ी जातियां जरूर लालू यादव से छिटकी, लेकिन पिछले 10 सालों से 15 साल से लालू यादव की सरकार है नहीं, इसलिए वो भूल भी गए, वो पीढ़ी भूल गई है या भूल। बीजेपी चाहे जितनी भी याद दिलाए, लेकिन एक जो सीपीआई एमएल या सीपीआई सीपीएम का जो गठबंधन हुआ है, वाम मोर्चा जो जुड़ा है, और सीपीआई एम, इन लोगों का धरती पे बहुत काम है गरीबों के बीच में, बिल्कुल गरीबों के बीच में और इन पिछड़ी जातियों में। इस वजह से जो वो डर है अपर क्लास का, और जो आना चाहते हैं वो इनकी वजह से आसानी से आ जाएंगे। कांग्रेस की क्या भूमिका देख रहे हैं चुनाव में बिहार में? कांग्रेस ने कुछ गेन किया है? जो राहुल गांधी की यात्राएं हुई, या उनका अति पिछड़ा घोषणा पत्र भी जारी किया उन्होंने, एक दलित को अध्यक्ष बनाया उन्होंने, इस सब का कुछ फायदा मिल सकता है क्या महागठबंधन? बिल्कुल, बहुत फायदा होगा। तेजस्वी अकेले बिहार को नेतृत्व देने में सक्षम नहीं है,
राहुल गांधी की जो नेतृत्व आया है, बनना तो तेजस्वी को ही है, जी। राहुल गांधी को तो नहीं बनना है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से वहाँ पे माहौल बनाया है, गठबंधन का एकदम जीतने की स्थिति में जो लाने का काम है, वो मैं समझता हूँ राहुल गांधी की वजह से हुआ है। कांग्रेस का योगदान ये है। बिल्कुल, कांग्रेस का यही योगदान है। आज भी कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस पिछली बार से आई है नीचे कि हम इतना सीट लड़ लेंगे। हाँ, बात पिछली बार तो कांग्रेस ने भी नुकसान किया ना हाँ, इंडिया गठबंधन का। बस दो बड़ी चीजें हुई थी। एक तो 12-13 एमएलए के जीते हुए एमएलए को हरा दिया गया, और कांग्रेस ने 20-25 सीट खराब कर दिया, और ओवैसी ने खराब किया। और ओवैसी ने भी 2-4 सीट खराब किया। तो लेकिन एक चीज है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्मा है कि साहब सब कुछ एक तरफ, और प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो उसके बाद एकदम हवा बदल जाती है, बिहार में या कहीं भी। तो ऐसा क्या? देखिए, ये अभी तक तो करिश्मा यही दिखाई दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो करिश्मा उनका भी लगभग खत्म हो रहा है। उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सिंदूर की जो घटना है, चाहे जो हमारे लोग मारे गए वहाँ पे, लोगों को लग गया कि अब ये आदमी खाली बकवास करता है। ये आम लोगों को की फीलिंग हो रही है, जो पहले एक मोदी की अपेक्षा थी लोगों के दिमाग में, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपको मानना है मोदी जी का ग्राफ थोड़ा नीचे आ रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सर्वे के मुताबिक अब देखिए, सर्वे जो हो रहे हैं, मैं कितना, आप बताइए, जितना भी एग्जिट पोल आ रहा था, एक को सही निकला है आज तक? नहीं, सर्वेक्षण ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लोकप्रिय चेहरा तेजस्वी यादव का है अभी। उसके बाद पहले नीतीश कुमार नंबर 2 पे थे, लेकिन नीतीश कुमार 17-18% पे आकर रुक गए हैं। 23% पर प्रशांत किशोर पहुंच गए हैं, जबकि 35-36 पर तेजस्वी हैं। दरअसल उनका जो वोटर है ना प्रशांत किशोर का, वो मुखर है। वो मुखर है, और मीडिया भी उनका पूरा सपोर्ट कर रही है, उसी तरह से जैसे अरविंद केजरीवाल को यहाँ सपोर्ट किया था। अच्छा, अरुण जी, महिलाओं का समर्थन काफ़ी हद तक आपने खुद ही कहा, 70% महिलाएं आज भी नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन दूसरी काट भी आपने बताई। हाँ, अब वो ये हमारा अनुमान है। आपका ये भी मानना है कि अगर एनडीए की सरकार बनने की स्थिति आई तो बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी? ये आम चर्चा का विषय है बिहार में। और इसके बावजूद आपको लगता है कि महागठबंधन का पलड़ा भारी है और तेजस्वी? अभी यहाँ बैठ के ऐसे लगता है, ऐसा लगता है। और मेरे जैसे पॉलिटिकल आदमी जो जड़ से जानता है क्या होता है, पैसे का खेल कितना महत्व रखता है, और सरकार ही जब साथ में और लोक लाज छोड़ दे, और जीते हुए आदमी को सर्टिफिकेट ना दीजिए, आप उनको हरा दीजिए जी, और वोट का घपला जिस तरह से हो रहा है उतना हो ही रहा है, आपके पैसे पकड़ लिए जाएंगे, उनके पैसे नहीं पकड़े जाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। कुल मिलाकर के आपने हमारी जो चर्चा है, इसको मैं विराम देने से पहले एक सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, ये सारे लोग एक ही वैचारिक परिवार से थे। बिल्कुल। और उसके बाद अलग अलग हो गए। रामविलास जी ने अपनी पार्टी बना ली, शरद जी नीतीश जी के साथ रहे लंबे समय तक, बाद में वो भी अलग हो गए, लालू जी का अलग वो है। इसके बावजूद बिहार में बीजेपी, जो पूरा देश उसने लगभग, कुछ राज्य छोड़ दीजिए, जीत लिया, लेकिन बिहार आज तक नहीं जीत पाई। अकेले नहीं जीत पा रही। अकेले मैं अकेले ही बात दिखा रही है। अकेले लड़ी 2015 में, लेकिन 53 सीटें आई। इसके क्या वजह है कि बिहार बीजेपी के अकेले फोल्ड से बाहर क्यों है? पहला तो कारण ये कि पहले तो सुशील मोदी एक बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे, जिनका संगठन में बड़ा हिस्सा था। उनके पास कोई बड़ा नेता नहीं था, कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं था। दूसरा, वो समाजवादियों का गढ़ रहा है बिहार, और वहां जातियों का भी बड़ा मजबूत गठबंधन है। इन तीनों चार वजह से जो है, कभी वही मैं कह रहा हूँ, मधुली में आए कौन, अशोक मेहता वहां जाकर लड़े, हर बाहर का आदमी बिहार में जाके चुनाव लड़ता था और जीत के आता था। मतलब बिहार ऐसा स्टेट है जहां बाहर के लोगों को ज्यादा उसने चुनाव जितवाया, वो भी समाजवादियों को।
हाँ, एक चीज मुझे तकलीफ है, बिहार का कोई नेता बिहार से बाहर नहीं जाता, एक जयप्रकाश जी को छोड़ के। उत्तर प्रदेश का हर नेता राष्ट्रीय नेता बन गया, आजादी के आंदोलन में भी और बाद के दिनों में भी। राजेंद्र बाबू तो बने। नहीं, राजेंद्र बाबू तो राष्ट्रपति बन गए, वो तो छोड़ दिए, वो राजेंद्र बाबू को और जयप्रकाश जी को, उस पीढ़ी को छोड़ दीजिए आप। बाकी जितने एक्टिव पॉलिटिशियन थे, उसे कृष्ण बाबू से लेकर के और नीतीश कुमार नीतीश तक, कुमार तक। मतलब आप बताइए, नीतीश कुमार का एक समय ऐसा इस मामले में रामविलास पासवान को अपवाद मान सकते हैं आप। हम कह रहे हैं रामविलास पासवान तो कुछ नहीं करते थे पहले, और 5 साल में उस आदमी ने राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद अपना ऐसा गढ़ बनाया कि जिसका कोई हिसाब नहीं, केवल। और शरद यादव तो खैर वहां का नहीं है, हाँ, वो तो मध्य प्रदेश। नहीं, रामविलास पासवान। बाकी किसी नेता में नीतीश कुमार चाहते, जब उनके बारे में जो देश में छवि बन रही थी, अगर ये बिहार छोड़ करके, बिहार छोड़ना नहीं था, थोड़ा महीने में 5 दिन का भी ये आदमी टाइम दिया होता, तो आज राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। नहीं, कोई बिहारी, जितने बिहार के नेता हैं, सब इतने संकुचित हैं बिहार को लेकर के, जिसका कोई हिसाब नहीं, जिसका नतीजा है कि एक भी राष्ट्रीय नेता नहीं है वहाँ का। अरुण जी, बस आखिरी सवाल कि बिहार चुनाव के नतीजे जो भी आए, उनका राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा आपके हिसाब से? देखिए, बिहार में अगर भाजपा जीतती है या नीतीश कुमार जीतते हैं, एनडीए बनता है। एनडीए, तो जरूर इंडिया गठबंधन जो बड़ी तेजी के साथ उभर रहा है, आशावान दिख रहा है बिहार में, तो उनको एक झटका तो लगेगा ही लगेगा। इसका राजनीति पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन विपक्ष की धार कमजोर हाँ, होगी। विपक्ष की धार जो है वो कमजोर है। जैसे हरियाणा महाराष्ट्र से कमजोर हुई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर महागठबंधन जीतता है, महागठबंधन जीतता है, तो ये जान लीजिए कि बीजेपी का पतन शुरू हो गया। उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, ये मानते हैं आप। बिल्कुल। और नीतीश जी का क्या होगा? नीतीश जी कहीं के नहीं रहेंगे। वो तो आपने कह दिया नवीन पटनायक की तो तरह से। हम वहाँ, चूंकि और कुछ है ही नहीं नवीन पटनायक के यहाँ। 2 ही पार्टी है ना, एक कांग्रेस, एक वो है बीजेपी, और कोई पार्टी है ही नहीं। यहाँ तो 10 पार्टियां हैं बिहार में। अच्छा, जनता दल यू का जो शून्य पैदा होगा वो कौन भरेगा? आरजेडी वो जो वोट, जो नीतीश जी का जो वोटर है, ईबीसी जो है, वो किसके तरफ जाएगा? बीजेपी की तरफ जाएगा या आरजेडी की तरफ जाएगा? अगर अब जो जेडीयू है, जी, उस जेडीयू के 3/4 लोग बीजेपी के साथ जाएंगे। वो नेताओं की बात कर रहे हैं आप, मैं वोटर की बात कर रहा हूँ। जो जनाधार है वो नेता तो मान लीजिए अपने हिसाब से जाते हैं कि वो, हाँ, मतलब हम नेताओं की तरह से मान लेते हैं कि नेता जब उधर 3/4 चले जाएंगे और 1/4 आरजेडी में चले जाएंगे। जो कोसी बेल्ट है, वहाँ के जो नेता हैं वो नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ, लेकिन और बाकी लोग जो नेता बन रहे हैं वो लोग जाएंगे। और जनता में तो वोट का बंटवारा जैसे होगा वैसे हो जाएगा। चलिए अरुण जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। ये थे अरुण कुमार जी, जो बिहार पर चर्चा कर रहे थे। बिहार इनकी जन्मभूमि भी है, बिहार एक तरह से कर्मभूमि भी रही है। निवासी उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन बिहार से इनका बहुत गहरा नाता रहा है। समाजवादी आंदोलन से बहुत गहरा नाता रहा है, जेपी आंदोलन से बहुत गहरा नाता रहा है। इसलिए बिहार की जो राजनीतिक परतें हैं वो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से खोल के हमारे सामने रखी।